नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोग यह मत सोचें कि आप हारे हैं। आपको हराया गया है, आपके वोट चोरी किए गए हैं। आप आपको सब लोग जुड़िए, मैं सुना रहा हूँ आपको, जरा सुनिए। पहले सब लोग जुड़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सब लोग जुड़े, मैं आपको पहले सुना दूं। कई सारी चीजों को सुनाओ, पहले जुड़िए सब। क्या है? चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर बिहार में एनडीए को 200 पार पहुंचाया है। आज मैं आपके सामने एक एक कर 8 ऐसे सबूत और तथ्य रखूंगी जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे चुनाव आयोग और मोदी ने मिलकर बिहार में जमकर वोट चोरी की। पहला सबूत, बिहार में नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काटे। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। दूसरा सबूत, पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। तीसरा सबूत, चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई जिनमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सके। चौथा सबूत, ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7.42 करोड़ वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7.45 करोड़ हो गई। सवाल है, बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? पांचवा सबूत, बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव को अपनी जांच में करीब 1.23 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3.76 लाख थी और इसमें से करीब 1.88 लाख नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। छठा सबूत, बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14.35 लाख फर्जी वोटर जुड़ गए। सातवां सबूत, एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान किया लेकिन जब वे बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। आठवां सबूत, बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए भेजना जारी रखा। खासतौर पर ये किस्तें वोटिंग के दिनों के आसपास भेजी गई, मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वे खुद इस वोट चोरी की मिली भगत में शामिल है। साफ है, चुनाव आयोग ने मोदी के इशारों पर बिहार का पूरा चुनाव चोरी किया है। बीजेपी के वोट बढ़ाए गए, महागठबंधन के वोट काटे गए। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम वोट चोरी हो रही है। मोदी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर बिहार में एनडीए को 200 पार पहुंचाया है। आज मैं आपके सामने एक एक कर 8 ऐसे सबूत और तथ्य रखूंगी जिन्हें देखकर आप भी करेंगे चुनाव आयोग और मोदी ने। अब आपने देखा कि 69 लाख वोट इन्होंने काटे और 21 लाख वोट इन्होंने बीजेपी का जोड़ा। 14 लाख फर्जी वोटर को इन्होंने वोट करने का पूरा अधिकार दे दिया। 14 लाख, समझ रहे हैं बात को? और किस किस तरीके से बीजेपी ने हथकंडा अपनाए, आप जरा इसको देखिए। देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं 1,22,000, 1,22,000, ये सारे जितने आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय सिन्हा 1,22,408, नीरज बबलू 1,22,419, कृष्ण कुमार ऋषिदेव 1,22,400 कुछ, वीरेंद्र कुमार 1,22,400 कुछ। मतलब एक भी मंत्री जो चुनाव नहीं जीत रहे थे पहले से ही 1,22,000 के आंकड़े को ला करके सॉफ्टवेयर के द्वारा बदमाशी किया गया। सारे मंत्री को जिताने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया। मैं कई बार कह चुका हूं कि कैसे वोट की चोरी की गई, कैसे वोट की चोरी में
लोगों ने पैसे का तंत्र रचा, शासन प्रशासन के तंत्र रचे। मैं आज फिर से कहना चाह रहा हूं कि मेरी गलतियां थी, मेरी गलती गठबंधन के आधार पर भी थी। हम लोगों ने समय पर कैंडिडेट नहीं दिया, हम लोग सही तरीके से कैंपेन नहीं कर रहे थे, हम लोग आपसी तालमेल के साथ नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों ने सही वर्कर को भी तरजीह नहीं दी। कई कारण हैं, लेकिन बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना के लिए तैयार है, थी, आगे भी रहेगी। बिहार की जनता ने ऐसा गलती नहीं किया है। मैं जानता हूं 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दिया गया, वह एक मात्र पर्दा था, आईवाज था, आंख में धूल की झोंका थी। कोई भी माँ बहन पैसे लेके वोट देने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया, टीवी चैनल वाले को इतने पैसे दे दिए गए थे कि वो सिवाय महिला के दूसरी बात कर ही नहीं रहा था। विकास की बात नहीं हो रही थी, या तो महिलाओं की बात हो रही थी, या तो जंगल राज की बात हो रही थी। जरा आप सोचिए कि चुनाव के अंतिम दिन भी पैसे डालना, क्या ये सही है? क्या ये घूस नहीं है? जरा आप सोचिए, जो वोट कटे 69 लाख, वो वोट या तो मुसलमान के कटे, या तो यादव के कटे, या तो आदिवासी के कटे, या तो दलित के कटे, या तो कुछ ईबीसी के कटे। आपको आश्चर्य होगा, जो 22 लाख वोट जुड़े हैं वो बीजेपी के वोट जुड़े, और पूरी की पूरी चुनाव आयोग की मिली भगत से 202 नंबर लिया गया। इसी में इन लोगों की गहरी साजिश थी कि नीतीश कुमार को भी हर परिस्थिति में इतना वोट ना आए और उनके बगैर वो सरकार बना पाए। सवाल मेरा यह नहीं है, सवाल है कि आपका मनोबल बहुत गिरा होगा, आप चिंतित होंगे। मैं सुबह भी लाइव आया था, पुनः इस बार हमको लाइव आना पड़ा। तो आप चिंतित मत होइए, आप घबराइए नहीं। आपके साथ मैं बेटे की तरह पूरे बिहार के गरीबों के साथ खड़ा हूँ। मेरे मरने के बाद ही आपको विचलित होने की जरूरत है। हाँ, भले ही हमको ये लोग मार दे, मरवा दे, तभी कुछ हो सकता है। हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे प्रभारी, हमारे वेणुगोपाल जी, सभी लोग इस लड़ाई को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं, और लगातार मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। आप ये मत सोचिएगा कि आप हारे हैं, या ये मत सोचिएगा कि इंडिया गठबंधन कमजोर हुई। आप नरेंद्र जी के, मोदी जी के बयानों पर मत जाइएगा। उन्हें राहुल गांधी को गाली देने के अलावे और राहुल गांधी की बात करने के अलावे दूसरे इनके पास कोई वक्तव्य नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जो वोट दिए गए सीमांचल में, मैंने कई बार कहा कि सीमांचल में जब मैं कोई बात कहता हूं, तो जब कुछ लोग हमें कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैंने तब भी कहा कि जो लोग तलवार बांटे थे मुसलमानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ लगातार, अग्रवाल जी, जिनको नोटिस दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो अपने बीजेपी में थे और बेटा वीआईपी से चुनाव लड़ रहा था, और कितने जहर उगले थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो लोग बड़े बड़े अपने को तिस्मार खां समझते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं जब पैसे की बदौलत ये लोग एमएलसी बन जाते हैं। आप याद करिए, जब किशनगंज में कलेक्टर साहब के सामने में मैंने दिलीप जी को कहा था कि मैं तिनवाला पर से फेंक दूंगा यदि कोई हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, आप भूले नहीं होंगे। मैंने वह शब्द, वो दिन जबकि कोई नरकंगाल नहीं था, उसके नाम पर पूरा का पूरा किशनगंज जलाने का प्रयास किया गया। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत सब्र किया और सभी हिंदू और मुसलमानों की एकता का मिसाल दिया। पप्पू यादव जब पहुंचे थे तो मैंने उस वक्त कहा था बीजेपी के सारे लीडरों को, दंगा हो जाने दो, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। उस वक्त पप्पू यादव मरने के लिए गया था। हैदराबाद के गाली देने वाले लोग नहीं आए थे, बहुत उनको शौक है, तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों
आप जाइए, जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते? मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। क्या पप्पू यादव ने दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया? जब जला दिए गए थे हमारे बच्चों को, उस वक्त ये कहाँ थे? वहां पर ये गए थे। जब याद करिए, जब महाराष्ट्र में घटना घटी थी बहुत बड़ी, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटी थी, जोगी के द्वारा हमारे नमाज को बंद कर दिए गए थे, तब क्या ये वहां गए थे? क्या वहां पर जोगी के खिलाफ जाकर के इन्होंने दम भरी? क्या लड़ाई लड़ी? बहुत बहादुर समझते हैं ये अपनों को गाली दे करके। पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे भैया आप? मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई जाति धर्म मजहब नहीं की, मैंने कभी किसी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से आप जो लोग तलवार उठाए, बंदूक उठाए, जो लोग लगातार गाली देते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उसे तो आप पैसे लेके वोट दे देते हो। आप उनको माफ कर देते हो जो सेकुलर सरकार नहीं बनने देना चाहती है। आप उसे माफ कर देते हो जो लालू यादव को लालू कहता है। ओबीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था। मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूं। जब आप पर कोई कमेंट किया किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपने वाक्य, अपने संदर्भ मैंने बातें कही। लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी, तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी करेगा। मैं भी एक पार्टी का जिम्मेदार वर्कर होने के नाते, यदि मैंने अमोर में जलील मस्तान जी के बारे में और यह सवाल मैंने कहा कि जो भीड़ थी वो पप्पू यादव, वहां जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने कितने बार कहा, आपका मैं दिखाता हूं, आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है ओबीसी जी, लिख कर रख लो, लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली, वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओवैसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते। आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली देके क्या करोगे? देखो ओवैसी साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो, वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। उसके अलावा दुनिया में भगवान पप्पू यादव राजनीति करे न करे, आप मुसलमानों के यार में पप्पू यादव को न धमकाओ, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे हैदराबाद क्या धरती पर कहीं भी संघर्ष और आवाज देने को तैयार हूँ। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूं, मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब, और मैं अन्य लोग। देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया, हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो आप? सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो? मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना? आपको मैं, मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली, मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे? हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो? कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाले हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो, मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद बेंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी।
जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है। आप बात करते हो पप्पू यादव से, अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे, आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ आप क्या करते हो। हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले को, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मैंने कभी गलती नहीं की है, यह सही नहीं है। जिसके हर घर में पप्पू यादव गया हो वो हमें सुनाएगा, जिसके लिए 24 घंटा दिया हो। क्या फर्क है आरएसएस बीजेपी और आप सुनाने वालों में से? सबके टारगेट हम होंगे। क्षमा करिएगा, मैं और लोग नहीं हूं। हमें खुद दाढ़ी बेच करके राजनीति नहीं करनी है। किसी के टोकरी पर रोटी पर नहीं पड़ना है मुझे। ऐसी गंदी राजनीति को मैं तौबा करूंगा, लेकिन जीऊंगा शान से। सही नहीं है ये। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जीके जैसे लोगों का सम्मान न करें, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची है। सेकुलर और हमारी सरकार चीनी है। हम लड़ेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ। हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े केवल मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2029 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब, और मैं गद्दारों से लड़ूंगा जो लोग संविधान और लोकतंत्र को छीनते हैं। बस मैं यही कहने आया था। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कभी किसी इंसान से गलती नहीं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब गद्दार को चुप रह करके नहीं सहे। धन्यवाद।